प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि टॉपिक वाइज जो है मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। जो एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी पीजीटी का, जो एग्ज़ाम होने वाला है मई में, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है प्रैक्टिस में करा रही हूँ टॉपिक वाइज, है ना। तो आप लोग जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसी से संबंधित प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। इससे क्या है कि हमें पता चलेगा हमारी तैयारी कितनी है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, है ना। तो चलिए देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 45 प्रश्न होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रिपुदारण रास किस भाषा में लिखा गया है? पहला प्रश्न है, रिपुदारण रास किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? रिपुदारण रास जो रचना है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और डॉक्टर दशरथ ओझा ने जो है इसका समय 905 माना है। किसने? तो दशरथ ओझा ने। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिरास नामक ग्रंथ किसका है? बुद्धिरास नामक ग्रंथ किसका है? क्वेश्चन नंबर 2। ये रचना जो है शालिभद्र सूरी का है, बुद्धिरास। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जैन साधुओं ने अपना मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किन क्षेत्रों में किया? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी कविता के माध्यम से किन क्षेत्रों में किया? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? पश्चिमी क्षेत्रों में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रों में, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ इनमें से कौन सा है? उपदेश रसायन रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, रिपुदारण रास या श्रावकाचार? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पूछा जा रहा है रास काव्य। रास काव्य में क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा रिपुदारण रास। ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है रास परंपरा का या जैन परंपरा का। आगे देखते हैं। जैन साहित्य का मूल उद्देश्य क्या था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, जैन धर्म में सुधार करना, जैन धर्म का पतन या जैन संतों के सम्मान में वृद्धि? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जैन धर्म का प्रचार प्रसार। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैन धर्म के प्रवर्तक, आसान प्रश्न है, महावीर स्वामी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली क्या है? जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली क्या थी? भागु चरित, चरित भाग, फागु, यहाँ पे भागु नहीं होगा, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है ना। फागु चरित, चरित फागु, चरित एवं रास, चरित एवं चंपू। ये सभी जो शैलियाँ हैं ये जैन साहित्य के ही हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय शैली इनमें से कौन सा था ये पूछा जा रहा है। तो चरित एवं रास, चरित एवं रास शैली, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? पंच पांडव रास। पंच पांडव रास, इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1350। 1350 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। पंच पांडव रास किसका ग्रंथ है? ये पंच पांडव रास
शालिभद्र सूरी द्वितीय का। खैर आगे क्वेश्चन होगा इसका, आगे देखते हैं। पंच पांडव रास ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए जो एक एक लाइन से मैंने प्रश्नों को लिया है इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरी द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किस लेखक ने नहीं माना है? हिंदी काव्य होगा। भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी काव्य जैन रास परंपरा का आदि काव्य किस लेखक ने नहीं माना? ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं माना पूछा गया है। हरप्रसाद शास्त्री, मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, गणपत चंद्रगुप्त। राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री सही जवाब होगा। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे, कठिन प्रश्नों में ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। भारतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? भारतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? 205 छंद हैं। राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। महावीर स्वामी ने परवर्ती जैन आचार्यों ने किस भाषा को अपने साहित्य को भाषा के रूप में ग्रहण किया था? महावीर स्वामी ने परवर्ती जैन आचार्यों ने किस भाषा को, यहाँ पे की नहीं रहेगा, किस भाषा को अपने साहित्य को भाषा के रूप में ग्रहण किया था? प्राकृत के रूप में, अवहट, अपभ्रंश या संस्कृत? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है। जैन कवियों ने प्रमुख रूप से कौन सा काव्य शैली अपनाया था? जैन कवियों ने प्रमुख रूप से कौन सा काव्य शैली अपनाया था? रास काव्य शैली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा मुनिजन विजय। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये, इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। इस ग्रंथ में मैंने क्वेश्चन शायद सॉल्व करा दिया है ना। 200 कितने छंद हैं इसमें? तो 205 छंद है। और यह जो है एक सुंदर खंड काव्य है, ठीक है ना, खंड काव्य है। कैसा काव्य है? तो खंड काव्य है। और प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते रहिए 1184। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। जैन साहित्य में किस प्रकार के काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? जैन साहित्य में किस प्रकार के काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? सोलह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहस्यात्मक काव्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। जैन साहित्य किन दो काव्य रूपों में मिलता है? जैन साहित्य जो है किन दो काव्य रूपों में मिलता है? मुक्तक एवं प्रबंध, चंपू एवं प्रबंध, मुक्तक एवं चंपू, खंडात्मक काव्य। खंड काव्यात्मक एवं चंपू। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? इसका सही जवाब है मुक्तक एवं प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है। ऋप उदाहरण रास में किन तत्वों का मिश्रण है?
रिपुदारण रास जो ग्रंथ है इसमें कौन कौन से तत्व हैं, किन तत्वों का जो है मिश्रण इसमें है, तो अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों का मिश्रण है। ऑप्शन ए। कठिन प्रश्नों में ये आ सकता है क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न है जहाँ पे हमारा दिमाग जो है नहीं जाता है ना, तो इसलिए लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, है ना। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चों का दिमाग कितना चलता है, कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं, उनको सब पता होता है ना। तो अगर किसी ऐसे को दे दिया जाएगा पेपर सेट करने के लिए जो बहुत जानकारी रखते होंगे, तो वो जो है इसी तरीके से प्रश्नों को वो बनाएंगे। ठीक, तो आप लोग लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नयन चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, सवैन धम्म दोहा किस कवि के ग्रंथ है? ये सभी ग्रंथ जो है किस कवि के हैं? ये सभी ग्रंथ किस कवि के हैं? माइल धवल, देवसेन, आशुक कवि, पल्हड़। क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर हो जाएगा देवसेन। ये सभी रचनाएं जो हैं देवसेन के हैं। बृहद नयन चक्र की रचना किसने किया था? बृहद नयन चक्र के रचनाकार कौन है? माइल धवन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहद नयन चक्र का वास्तविक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दव्य सहाव प्रयास। दव्य सहाव प्रयास, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दव्य स्वभाव प्रकाश जिसको हम दव्य सहाव प्रयास भी कहते हैं, है ना। इसका दो नाम है, आप लोग दोनों नाम को याद रखिएगा, दव्य स्वभाव प्रकाश और दव्य सहाव प्रयास। ठीक है। पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश में लिखा गया था, अब यह ग्रंथ किस भाषा में मिलता है? यह ग्रंथ जो है पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश में लिखा गया था, अब जो है यह ग्रंथ किस भाषा में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 22। प्राकृत भाषा में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दव्य सहाव प्रयास किसकी रचना है? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, माइल धवल की है। अगला प्रश्न है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? चंदन बाला रास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 24। चंदन बाला रास किसकी रचना है? आशुक कवि की है चंदन बाला रास, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कितने छंद है इसमें? चंदन बाला रास में अगर पूछा जाए कितने छंद हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 35 छंद हैं इसमें, ठीक ना। और यह जो है एक लघु खंड काव्य है, लघु खंड काव्य। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चंदन बाला रास ग्रंथ में कुल छंदों की संख्या। चलो ये तो मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया, है ना। चंदन बाला रास में जो है कितने छंद हैं? 35 छंद हैं। स्थूलभद्र रास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1209 ईस्वी, इसके रचनाकार कौन है? स्थूलभद्र रास के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका जिन धर्म सूरी। स्थूलभद्र रास किसकी रचना है? तो जिन धर्म सूरी का है। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1209, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं जो है स्थूलभद्र रास जो रचना है, कहीं कहीं पे आपको जो है इसका जिड़ धाम, इसका दूसरा नाम जिड़ धाम भी मिलता है। जिड़ धाम, ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा। कभी ये स्थूलभद्र रास ना देकर पूछ ले जिड़ धाम किसकी रचना है, तो जिन धर्म सूरी का ही ये भी रचना है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है ये।
अगला प्रश्न है, रेवंत गिरिरास की रचनाकार कौन है? रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1231। रेवंत गिरिरास जो रचना है ये है विजय सेन सूरी का, विजय सेन सूरी की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, रेवंत गिरिरास कितने कड़वकों में विभक्त है? ये रचना जो है कितने कड़वकों में विभक्त है? तो 4 कड़वकों में, याद रखिएगा 4 कड़वकों में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से पल्हड़ कवि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? इनमें से पल्हड़ कवि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? कम से कम मैंने इस टॉपिक से जो है मैंने 91 प्रश्नों को बनाया है। 91 या 98 ऐसे प्रश्न होंगे, है ना। एक एक लाइन से मैंने प्रश्न को बनाया है, कहीं से कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। लेकिन आज के प्रैक्टिस सेट में जो है टोटल 45 होंगे और कल जो है 50 या 45 होंगे। पल्हड़ कवि, आबूरास, आबूरास किसकी रचना है? तो पल्हड़ कवि का है। नेमिनाथ रास ग्रंथ किसका है? नेमिनाथ रास ग्रंथ किसका है? मुनि सुमतिगढ़ी का रचना है। मुनि सुमतिगढ़ी, सुमतिगढ़ी। और इस रचना में जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष पूछा जाए, इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1213 ईस्वी, 1213 ईस्वी। और इसमें छंद हैं, छंद कितने हैं इसमें? तो 58 छंद हैं। और रचनाकार मुनि सुमतिगढ़ी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इनमें से किस ग्रंथ में चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? इकतीस का राइट आंसर हो जाएगा रेवंत गिरिरास, ऑप्शन बी, रेवंत गिरिरास यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। और अगर प्रश्न आता है कि चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस रचना से माना जाता है, इसमें है कि चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है ना, तो रेवंत गिरिरास होगा। और अगर प्रश्न आता है कि चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है, ठीक है, माना जाता है, माना जाता है, तो क्या हमारा आंसर होना चाहिए? क्या होगा? नेमिनाथ चौपाई, ठीक ना, नेमिनाथ चौपाई, ये वाला नेमिनाथ चौपाई, ठीक है। दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेमिनाथ रास ग्रंथ में कितने छंद हैं? छंद होगा यहाँ पे, नेमिनाथ रास ग्रंथ में कितने छंद हैं? क्वेश्चन नंबर 32। एक मिनट, इस प्रश्न का जो है सॉरी गलत उत्तर बताया मैंने, बी नहीं होगा, ठीक ना, सी ही होगा, नेमिनाथ चौपाई। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, जो मैंने बताया वो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का भी आंसर नेमिनाथ चौपाई ही होगा, ठीक है, चौपाई वो होगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे ना, इस 31 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, नेमिनाथ रास ग्रंथ में कितने छंद हैं? कितने छंद हैं? क्वेश्चन नंबर 32, इसका जवाब होगा 58। मैंने पहले ही बता दिया था,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ चौपई किसकी रचना है? नेमिनाथ चौपई किसकी रचना है? विजय चंद्र सूरी। किसका ग्रंथ है ये? विनय चंद्र सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। राजशेखर सूरी की रचना जो है ये नहीं है। पुराण सार जो रचना है ये राजशेखर सूरी का नहीं है। किसका है? तो चंद्र मुनि का है। पुराण सार जो रचना है किसका है? चंद्र मुनि की रचना है। और राजशेखर का अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नेमिनाथ फाग, ठीक है। ये जो है राजशेखर सूरी की रचना है और पुराण सार चंद्रमुनि का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जिनचंद सूरी का जो है फागु काव्य, जिनचंद सूरी फागु, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1284 ईस्वी। ये जो रचना है वो फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, जिनचंद सूरी फागु किसकी रचना है? दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा जिनचंद सूरी। इनके नाम में ही ग्रंथ भी वैसे ही है और उसी नाम से इनका नाम भी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, फागु काव्य का अर्थ क्या है? फागु काव्य का अर्थ क्या है? वसंत फागु, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वसंत विलास फागु रचना का संपादन किसने किया? वसंत विलास फागु रचना का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि काव्य में किस प्रकार की कथाएं संग्रहित हैं? धार्मिक, रहस्यात्मक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। 13वीं शताब्दी में मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि काव्य में किस प्रकार की कथाएं संग्रहित हैं? इसका सही जवाब होगा ऐतिहासिक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि काव्य के कथानक के आधार पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के आधार पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 40, चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, ठीक ना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, 63 शलाका पुरुष चरित्र के रचनाकार कौन है? 63 शलाका पुरुष चरित्र के लेखक कौन है? या रचना के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद, ऑप्शन ए सही जवाब है हेमचंद। और ऐसे ही एक नाम, ये हाँ ठीक है, ऐसे ही एक नाम है 63 महापुरुष अलंकार, है ना। 63 महापुरुष अलंकार किसे कहा जाता है, किसकी रचना है? तो पुष्यदंत की है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों के यहाँ पे बौद्ध होगा, सॉरी, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों के किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो बौद्धों के किस शाखा से निकला है? ब्रजयान से, है ना, ब्रजयान। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है नाथों की संख्या। अगला प्रश्न है, सभी नाथों में प्रथम नाथ कौन माने जाते हैं? सभी नाथों में प्रथम नाथ कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिनाथ, जिनको शिव की उपाधि भी मिली है।
अगला प्रश्न है, नाथों में रसायनी नाम से कौन जाने जाते हैं? नाथों में रसायनी नाम से कौन जाने जाते हैं? जलंधर, चौरंगी नाथ, नागार्जुन या गोरखनाथ? ये चौरंगी नाथ है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन जो है नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। ठीक है, तो ये रहे 45 प्रश्न आज की क्लास में। मिलते हैं कल की क्लास में और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से संबंधित। आशा करती हूँ सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कोई भी कमी हो या दिक्कत हो, कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए और किसी भी अफवाह में आप लोग मत रहिएगा। ठीक है, पेपर बिल्कुल पक्का है, होगा। और मैं एक 0% में मान के चल रही हूँ कि अगर नहीं भी होता है तो उसमें हम जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा नुकसान तो होगा नहीं और हमारा जो सिलेबस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तैयारी हमारी मजबूत हो जाएगी, है ना। तो आप लोग किसी भर में मत रहिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करिए।